हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, जिसके दो नियम हैं भाई साहब, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। दोनों चीज समझेंगे बेहतर रूप से, आप लोग अच्छे तरीके से समझते चलें। और एक चीज और कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आप बेहतर नोट्स बनाएं। जैसा मैं यहाँ पे लिखा हूँ वैसे ही नोट्स आप लोग भी लिखते चले। और यहाँ पे यदि मैं कह दूं कि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि खुद से नोट्स बनाना है तो अच्छी बात है, और यदि हमारा नोट्स प्रॉपर रूप से लेना है तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट करना है। किस पे प्यारे बच्चों? 96 85 29 91 49 पर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हो, तभी आप नोट्स लो। ऐसे नहीं भाई कि आपको फ्रॉड किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है ना, उनको भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी मैं फिलहाल यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम समझाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। तो प्रथम द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन है क्या चीज, यहाँ पे समझना है। तो विद्युत अपघट पदार्थों का टूटना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक NaCl ले लिया। NaCl प्यारे बच्चों जब टूटता है, ये आपका विद्युत अपघट है, और जब टूटता है तो ये बनाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। तो ये जब टूटा तो ये बन गया भाई साहब आयन। NaCl टूटा तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन बन गया। अब ये आयन के रूप में टूट गया तो आयनन कहलाया। यानी किसी भी विद्युत अपघट का आयन के रूप में टूटना आयनन कहलाता है प्यारे बच्चों, और इसे हम विद्युत अपघटन भी कहते हैं। यानी जब किसी भी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी बैटरी के माध्यम से, तो उसमें जो भी आपका विद्युत अपघट होता है वो टूटता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। अब आप कहोगे सर सेल कैसे होता है? एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ठीक है। चलो भाई साहब, इसमें क्या लगा रहेगा? दो इलेक्ट्रोड लगा रहेगा। ये दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। अब इस इलेक्ट्रोड को हम परिपथ के माध्यम से किसी बैटरी से जोड़ देंगे। अब प्यारे बच्चों इसमें हम क्या भरेंगे? विद्युत अपघट। और जैसे ही हम वाह बैटरी के माध्यम, जैसे यहां पर एक बैटरी जोड़ दी हमने, इसके माध्यम से इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो अंदर जैसे हमारा HCl यदि भरा है तो HCl टूटेगा H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। यदि हमारा H2SO4 भरा है तो ये टूटेगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में। ये तो ये आयनन की क्रिया कहला जाती है। तो इन्हीं से संबंधित नियम दे दिया फैराडे ने भाई साहब। और पहले नियम में ये बताया कि विद्युत अपघट के किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। समझ में तब आएगा जब आप एक डायग्राम के माध्यम से समझोगे। यार भाई थोड़ा सा पढ़ना है ना तो बेहतरीन रूप से पढ़ो, थोड़ा सा समय दो। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया भाई साहब, एक कंटेनर है, एक छोटा सा पात्र है, और इसमें आपने भर दिया NaCl। क्या भरा प्यारे बच्चों? NaCl आपने भरा। क्या भरा? NaCl भर दिया, ठीक है सर, NaCl भर दिया हमने। अब इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया प्यारे बच्चों, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, ठीक है, और इसको हम एक परिपथ में एक बैटरी के माध्यम से एक कुंजी लगा करके ऐसा जोड़ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये धनात्मक भाग है, ये ऋणात्मक भाग है, तो ये हमारा धनात्मक होगा, और जहाँ पे धन होता है यहाँ पे हम इसको एनोड कह देंगे। इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी। किसी भी सेल में जब हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। वो कैसे, समझिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर ऋण होगा, क्योंकि यहाँ से ऋण इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्यारे बच्चों, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ऋण आयन ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल है, इसलिए यहाँ पर ऋण आयन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर ये ग्रहण करेगा पॉजिटिव, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर धन आयन। सिंपल है, समझ गए ना? धनात्मक ऋणात्मक कहाँ से आ गया कंसेप्ट। अब देखो इस परिपथ में धारा कैसे बहती है। ये जो NaCl होता है प्यारे बच्चों, NaCl टूटता है तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाया, थोड़ा समझिएगा। और जैसे Na पॉजिटिव प्यारे बच्चों और Cl निगेटिव हो गया, तो ये जो Cl निगेटिव कहाँ पर जाएगा? ये प्यारे बच्चों प्लस की ओर जाएगा, और Na पॉजिटिव कहाँ की ओर जाएगा?
है ना, माइनस की ओर जाएगा। होता क्या है, देखो होता क्या है कि जो Na पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, कहाँ जाएगा भाई साहब, माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना लेगा Na, ये सोडियम। और भाई साहब जो हमारा Cl निगेटिव है, ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Cl बना लेगा। बाकी तो Cl और Cl क्रिया करके Cl2 बनाएंगे, अलग मैटर है। तो कहने का मतलब ये भाई Cl निगेटिव इलेक्ट्रॉन त्यागा, और ये कहां पर जा रहा है, Cl निगेटिव यहां पे जा रहा है इस इलेक्ट्रोड पर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब ऑक्सीकरण है, इसलिए इसे हम एनोड कहते हैं प्यारे बच्चों। और ये जाकर के पदार्थ इसके चारों ओर मुक्त होगा या जमा होगा, ठीक है, या तो पदार्थ इससे मुक्त होगा या तो जमा होगा। तो यहां पर जाकर के ये निगेटिव क्लोरीन जाकर के जमा होगा। इसी के आधार पर नियम दिया भाई, जिससे हमारे पास कोई भी विद्युत अपघट है तो इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रही है पदार्थ या तो जमा हो रही है। ये किस पर डिपेंड करेगी, तो इस बाह्य परिपथ से जो हम धारा लगा रहे हैं, जो इस पर चार्ज दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, उसके समानुपाती होती है। सिंपल है, समझ में आया, इतना क्लियर है। क्या कह दिया भाई साहब, जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, यानी जो हमारी पदार्थ की मात्रा W है, वो समानुपाती हो रही है, क्योंकि जब समानुपाती हटाते हैं प्यारे बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है, जहां पे ZA क्या है, समानुपातिक नियतांक है या स्थिरांक है। अब यदि मैं कह दूं प्यारे बच्चों कि Q बराबर होता है धारा गुणे समय, हाँ सर Q बराबर धारा गुणे समय, तो W बराबर कितना हो जाएगा, ZIT। जी हाँ, यही आपका आ गया भाई W का मान। क्या आ गया, W का मान। तो भाई देर किस बात की, अब आपको लिखना होगा, तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे। यदि I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, तो W समानुपाती Q, Q मतलब भाई आवेश, चार्ज है ना, और Q का हमने बताया भैया I गुणे T, और समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया। बस सिंपल है और कुछ भी नहीं। जहां Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या प्यारे बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब एक परिभाषा यहां पर मैं एक चीज और बता दूंगा सिंपल तरीके से, देखिएगा थोड़ा सा। चूंकि आपने क्या देखा कि हमारा भाई जो W आया वो ZIT के बराबर आ गया। अब यदि मैं कह दूं I धारा 1 एम्पियर हो जाए, क्या हो जाए, 1 एम्पियर, ठीक है सर। T जो हमारा है 1 सेकेंड हो जाए, तो जो हम यहाँ पे रखेंगे दोनों का मान, तो W बराबर Z आ जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों जो रासायनिक तुल्यांक है हमारा Z है, वो पदार्थ के उस मात्रा के बराबर है जो कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करने से मुक्त होता है। देखो ऐसे ही परिभाषा निकल कर आती है कि भाई साहब यदि हम कह दें विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये जो Z है समानुपाती स्थिरांक है, इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले या जमा होने वाले उस पदार्थ की मात्रा के बराबर है जो कि उस इलेक्ट्रोड पर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है या जमा होता है। सिंपल, ये हमारा क्लियर हो गया फैराडे का प्रथम नियम। सिंपल है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं इतना तो आप क्लियर समझ ही गए होंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की, ठीक है, द्वितीय नियम जिसे बोलते हैं। अब द्वितीय नियम क्या था भैया, प्रथम नियम क्या था, एक सिंगल, कोई भी सिंगल एक हमारा विलयन था, उसमें हमने एक सेल का माध्यम बना दिया और उस सिंगल के लिए हमारा था भाई प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम में क्या बता दिया गया कि एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ दें, एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, और श्रेणी क्रम में जोड़ दें प्यारे बच्चों, तब वहां पर आपका क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उस आधार पर एक नियम दिया। उन्होंने क्या बताया कि जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, मतलब श्रेणी क्रम में लगे हुए विद्युत अपघट्ट के विलयन में, यानी हमारे पास भाई साहब ऐसा डायग्राम है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एक हमारा ये पहला कंटेनर है ना, इसके बाद दूसरा कंटेनर है, ठीक, इसके बाद श्रेणी क्रम में है ना तीसरा है। इन तीनों में अलग अलग विलयन भी भरेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होंगे, सिंपल है प्यारे बच्चों, है ना, क्लियर है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होंगे। इसको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना है तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा, इसका कनेक्शन इससे देना पड़ेगा, इसका कनेक्शन इससे देना पड़ेगा,
और इस बाहर वाले कनेक्शन इससे देना पड़ेगा, है ना, ये चीज़। और भाई साहब यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ऐसा कंडीशन है। श्रेणी क्रम में बोल दिया गया है ना कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्ट, ये भिन्न भिन्न अलग अलग विद्युत अपघट्ट है, तीनों में अलग अलग विद्युत अपघट्ट है। जैसे हम एक में AgSO4 ले लें, एक में CuSO4, एक में H2SO4, ऐसा करके तीनों में अलग अलग ले लें, ठीक है। तो जब श्रेणी में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयनों में से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, यानी विद्युत धारा सभी में समान होगी, तो जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्रा है। अब देखो भाई, पहले नियम में भी यही बताया गया कि यदि एक सेल है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जितना मात्रा मुक्त होगा, यानी इलेक्ट्रोड के चारों ओर जितना पदार्थ वहां पर एकत्रित होगा, वो प्रवाहित धारा के समानुपाती है। यानी कितना चार्ज जा रहा है, कितना आवेश, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, सिंपल है, तो आवेश का समानुपाती होता है, ठीक है। यहां पे ये बता दिया गया भाई साहब कि यदि भिन्न भिन्न हमारे पास 2-3 विद्युत अपघट्ट हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब जो उनमें मात्राएं हैं वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा माना लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों की श्रेणी क्रम में। जैसे मैंने अभी डायग्राम बताया, तो ये 3 डायग्राम है, देखो जरा यहाँ पर आप देखो, H2SO4 एक में कॉपर सल्फेट और एक में Ag आपका NO3 सिल्वर नाइट्रेट 3 बिलियन भरी हुई है। जैसे यदि हम इसको हम प्लस दे देते हैं प्यारे बच्चों, तो ये माइनस होगा। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रोड ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, सिंपल है, ठीक है। हमारे पास 3 यहाँ पर विद्युत अपघट्ट है, तीनों को अलग अलग पात्र में रखा गया, तीनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड डुबाया गया है। फिर इसमें जब हम भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में समान धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसमें जो अलग अलग, इस पर भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी कुछ न कुछ पदार्थ की मात्रा, इस पर भी मुक्त होगी, जमा होगी, इस पर भी होगी। तो ये किस पर डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। किस पर डिपेंड करेगा? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। अब इसको आपको कैसे लिखना है प्यारे बच्चों? जैसे मैं यदि आपसे कह दिया मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W है, यहाँ पे यदि रासायनिक तुल्यांक मैं E ले लेता हूँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका W बराबर हो जाएगा, एक यहाँ पर एक नियतांक लगा दूँ, है ना। तो नियतांक कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे Z ले सकते थे, तो यहाँ नियतांक हम ऐसा ले लेते हैं, एक स्थिरांक K ले लेते हैं, ठीक है आपका, जहाँ ये E है, जहाँ K क्या है, जहाँ K स्थिरांक है, जहाँ K स्थिरांक है, ओके स्थिरांक है। फिर मेरे बच्चों E इधर आ जाएगा, तो W अपान E बराबर एक स्थिरांक आ जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा, है ना। चलो यदि हम कह दें प्यारे बच्चों 1 के लिए, तो W1 अपान E1 हो जाएगा, एक स्थिरांक के बराबर होगा। सही बात है कि नहीं? हाँ सर, ये तो क्लियर है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यदि हम W2 बटे E2 कर दें, तो ये भी एक स्थिरांक के बराबर होगा, एक स्थिरांक। अब जब दोनों स्थिरांक के बराबर हैं, तो यदि हम इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2, ऐसा भी लिख सकते हैं। जी हाँ, यही आपका दूसरा नियम है, यही आपका दूसरा नियम है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाती है, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, सिंपल और कुछ भी नहीं। W समानुपाती E, तो W बटे E बराबर स्थिरांक। भाई E1 के लिए E2 के लिए कर दिया, तो W1 बटे W2 ये भी आ जाएगा, E1 बटे E2। इसको आप पक्षांतर कर दो, सिंपल है, इसको पक्षांतर कर दो, तो W1 बटे इसको इधर ले आओ, W2 हो जाएगा, E1 इधर जाएगा तो E1 बटे E2 हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो जाएगा, सिंपल है, समझ में आया? ये आपका क्लियर हो जाता है। तो द्वितीय नियम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यानी भाई साहब भिन्न भिन्न आपके पास विद्युत अपघट्ट है, लेकिन इनमें मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। तो इम्पॉर्टेंट था, और आप लोग बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर लीजिए। जो भी बोर्ड एग्जाम का बच्चा है अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स लेना है तो भाई 9685299149 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।